Hello everyone, welcome back to our channel Epic E Education. This is Ritika Naik with you all. Today we have a new chapter of economics with us, that is chapter 3 of class 9th, Poverty as Challenge. तो पॉवर्टी मतलब क्या होता है? पॉवर्टी मतलब हुई गरीबी और चैलेंज यानी चुनौती. तो पॉवर्टी किसी भी कंट्री के लिए एक चुनौती बन के कैसे खड़ा होता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. तो एक चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं. ये ओवरव्यू हमें ये बताएगा कि पॉवर्टी क्या होती है या फिर पुअर हम किसे कहते हैं. तो हमने अपने आसपास डेली लाइफ में बहुत ऐसे लोग देखे हैं जो गरीब हैं, जैसे कि लैंडलेस लेबर्स इन विलेज. ऐसे बहुत लोग होते हैं, ऐसे बहुत से लेबर्स होते हैं हमारी कंट्री में जो लैंडलेस हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है अपनी. तो उन्हें क्या करना पड़ता है? दूसरों की ज़मीन पे काम करना पड़ता है. रहने के लिए भी उनके पास बहुत छोटी सी कोई झुग्गी जैसी जगह है जहाँ पे वो बहुत मुश्किल से अपना बसेरा करते हैं. या फिर किसी अर्बन एरिया में हमने देखा होगा ओवरक्राउडेड झुग्गी. बहुत ओवरक्राउडेड झुग्गियाँ होती है. ओवरक्राउडेड यानी बहुत ज़्यादा भरी हुई घिचपिच वाली झुग्गियाँ जिनमें बहुत छोटे छोटे घर होते हैं, कच्चे मकान होते हैं. उन झुग्गियों में रहने की नौबत आती है कुछ लोगों की, जैसे कुछ दिहाड़ी मजदूर होते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही गरीब है, जिनके पास अफोर्ड ही नहीं कर सकते अच्छे घर में रहना. तो ऐसे लोगों को हम पुअर कहते हैं या फिर हम कहते हैं वो पॉवर्टी से जूझ रहे हैं. So, we can see poverty all around us. In fact, every fourth person in India is poor. तो हमारा एक रफ एस्टिमेट है 2011-12 का, जो ये कहता है कि every fourth person मतलब हर 4 में से एक इंसान गरीब है इंडिया में. यहाँ तक कि इंडिया में 27 करोड़ लोग गरीब हैं, जिसका मतलब हुआ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया का गरीब है. इससे क्या होता है? इससे इंडिया एक लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन बन जाता है पुअर्स का इन दी होल वर्ल्ड. इंडिया सबसे लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन है. यहाँ पे पुअर्स की कंसंट्रेशन मात्रा बहुत ज़्यादा है. तो इन पॉवर्टी के केसेस को समझाया गया है दो तरीके से, एक अर्बन केस से और दूसरा रूरल केस से. अर्बन केस यानी शहर का केस. एक शहर में गरीब कैसे होते हैं. तो एक शहर में एक इंसान की बात की गई है. जो इंसान था रामसरन. ही वॉज 33 ईयर्स ऑफ ओल्ड और वो एक डेली वेज लेबरर था, मतलब दिहाड़ी मजदूर जिसको हर दिन पैसा मिलता था. तो ये बंदा हर दिन काम करके, रांची में रहता था झारखंड में, और ये हर दिन काम करके अराउंड 1500 रुपीज़ अ मंथ कमा लेता था जैसे तैसे. उसके घर में काफ़ी सारे लोग थे. वो लोग 6 लोग थे एक फैमिली में. तो उनकी वाइफ थी, उनके 4 बच्चे थे और वो खुद थे. तो 6 लोग थे ये अपनी फैमिली में. उनके पापा और उनकी मम्मी भी गांव में रहते थे, जहां पर उनका भी बसेरा सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं था. वो लोग भी लैंडलेस लेबर ही थे. और उनका काम भी रामसरन के और रामसरन का जो भाई था, जो कि हजारीबाग में रहता था, उसके भेजे हुए पैसों से ही उनका काम चलता था. रामसरन भी एक 1 रूम रेंटेड हाउस में रहता था, बहुत ही क्राउडेड एक बस्ती में रहता था, जिसमें कि वो एक झुग्गी जैसे घर में रहता था जो टेम्परेरीली बनाया गया था सैक्स वगैरह से. उनकी जो वाइफ थी वो भी एक पार्ट टाइम मेड जैसे काम करती थी दूसरों के घर पे, और वो भी 800 रुपये के आसपास ही कमा पाती थी पूरे महीने में. इतने सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद वो लोग थोड़ा बहुत ही खाना अपने लिए इकट्ठा कर पाते थे. हर दिन 2 टाइम ही खाना खा पाते थे. उसके बाद क्या होता था, उनका जो सबसे बड़ा बेटा था उसको भी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के अपना एक टी शॉप में काम करने की ज़रूरत पड़ी, थोड़ा सा अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए. तो वो भी महीने का 300 रुपये कमा पाता था. लेकिन इतना करने के बाद भी इनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि ये लोग पढ़ सके या फिर अच्छे से एक लग्जूरियस लाइफ जी सके. इनके लिए शूज़ भी यहाँ तक कि एक लग्जरी की बात थी. शूज़ भी इनके लिए ऐसी चीज़ थी जो बहुत ही लग्जूरियस होती हो. तो इनका हेल्थ केयर भी काफ़ी पुअर था. और इनका जो सबसे छोटा बच्चा था, जो कि 6 मंथ का था, वो भी काफ़ी अंडर नरिश्ड था, यानी मैल नरिश्ड था. अब आगे बढ़ते हैं, एक रूरल केस देखते हैं. रूरल केस में क्या था? रूरल केस में एक आदमी था जिसका नाम था लाखा सिंह. ये बिलोंग करता था मेरठ से, उत्तर प्रदेश में. तो इसके फैमिली के पास भी कोई लैंड नहीं थी. ये छोटे मोटे काम करता था बड़े फार्मर्स के पास, और उसको कुछ टाइम के लिए पे मिलता था 50 रुपये एवरीडे में भी. अब वो छोटे मोटे काम करता था, जैसे कि कुछ सब्जी उठा के लाना या फिर ऐसे ही छोटे बड़े काम लोगों के कर दिया करता था. इसी तरीके से उसका गुजारा चलता था.
उसकी जो वाइफ है वो भी दूसरों के घर में चॉपिंग करती थी फॉडर्स की, या फिर फायरवुड वगैरह कलेक्ट करती थी, और ऐसे उनका काम चलता था जैसे तैसे। उनके पापा भी टीबी की वजह से 2 साल पहले गुजर चुके थे, और उनकी जो मदर थी वो भी, उन्हें भी डिजीज हो गई थी, दैट सेम डिजीज टीबी हो गया था, और वो भी गुजरने के स्टेज पे ही थी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेडिकेशन। तो वो भी ऐसा ही गुजरने के स्टेज पे ही थी। तो जो लाखा था वो बहुत ज़्यादा कमाता नहीं था, और वो पढ़ाई उसने कभी पढ़ाई भी नहीं की, ऑल्दो उसके गांव में स्कूल था, लेकिन वो कभी अपने स्कूल में जा नहीं पाया। वाई? बिकॉज ही हैव सो मच ऑफ फैमिली बर्डन, तो उसको अपने फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता था। लाखा के लिए वो लोग इतने गरीब थे कि उनके लिए सोप और ऑयल भी एक लग्जरी वाली बात थी। तो इन दो केसेस से हमें क्या समझ आया? इन दो केसेस से हमें ये समझने को मिला कि पॉवर्टी हमारे देश में एक्चुअली में कितना बड़ा इशू है, और पॉवर्टी यानी गरीबी अपने साथ साथ और भी बहुत से बड़े बड़े इश्यूज हैं जिनको लेके आती है, जिनमें से क्या है, एक इशू है लैंडलेसनेस। अगर किसी इंसान के पास ज़मीन नहीं है, जायदाद नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा पिछड़ गया है। क्यों? क्योंकि अगर उसके पास ज़मीन है, इट्स एन एसेट फॉर हिम, एंड ही और शी कैन यूटिलाइज दैट प्रॉपर्टी फॉर समथिंग, मे बी फॉर रेंट पर्पज और फॉर फार्मिंग पर्पज। पर अगर उसके पास ज़मीन ही नहीं है, तो उस केस में उसके पास एक बहुत बड़ा एसेट है, एक बेसिक एमिनिटी है जो मिसिंग है। क्योंकि लैंड क्या है, हमारी एक बेसिक कम्युनिटी है, रहने की जगह तो हर इंसान को चाहिए ही चाहिए। तो दैट्स वाई लैंड ना होना इज अ रियली वेरी बिग इशू इन एनी केस। ओके, देन सेकेंड वन इज अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जो लोग गरीब होते हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, तो इसीलिए ये क्या होता है, अनएम्प्लॉयड भी होते हैं बहुत बार। क्योंकि इनको किन चीज़ों से डील करना पड़ता है, इनको ऐसे काम मिलते हैं जैसे दिहाड़ी मजदूर, डेली वेज वाले, या पर डे पे काम कर रहे हैं तो पैसा मिल रहा है, जिस दिन काम नहीं कर रहे पैसा नहीं मिल रहा। ऑफ सीजन ऑन सीजन का पंगा हो रहा है इनके साथ। अगर इनको ऑफ सीजन में काम नहीं मिल रहा है तो इनको घर बैठना पड़ेगा, तो ये लोग अनएम्प्लॉयड भी रहते थे। इनकी एक और दिक्कत थी, इनकी फैमिली साइजेस भी काफ़ी बड़ी होती थी, तो ये लोग क्या करते थे, अपनी फैमिली को भी नहीं पाल पाते थे अच्छे से। इलिटरेसी तो इनमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और है ही। ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, एज अ रिजल्ट आगे बढ़ नहीं पाते थे, क्योंकि बहुत हद तक एडुकेशन इंसान को हेल्प करता है आगे बढ़ने में, समाज में प्रतिष्ठित होने में, खड़े होने में। उसके बाद इन्हीं यही सारी फैक्टर्स क्या है, पुअर हेल्थ और मैल न्यूट्रिशन को जन्म देती थी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप मेडिकेशंस नहीं करवा सकते अपना, एंड एज अ रिजल्ट यू विल सफर फ्रॉम अ पुअर हेल्थ और मैल न्यूट्रिशन। देन चाइल्ड लेबर, जैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ा भी, और इन स्टोरीज में हमने यही सारी पॉइंट्स समझे कि इन लोगों को यही प्रॉब्लम्स थी। तो एक की स्टोरी में हमने देखा कि उसके बच्चे को एज अ चाइल्ड लेबर एक टी शॉप में काम करना पड़ रहा था। क्यों? अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसे इश्यूज भी हो रहे थे, चाइल्ड लेबर वाले इश्यूज। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी, दैट इज हेल्पलेसनेस। किसी भी इंसान को हेल्पलेस फील होगा अगर उसकी सिचुएशंस ऐसी होंगी। उसके घर में बूढ़े माँ बाप है लेकिन वो उनकी ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहा, उसके बच्चे भूखे रह रहे हैं, शूज़, सोप, ऑयल जैसी चीज़ें, बेसिक चीज़ें भी लोगों को लग्जरी फील हो रही है। तो ऐसे किसी भी इंसान को हेल्पलेस फील होगा ही, और उसको ऐसा एक डिप्रेशन वाला माहौल मिलेगा हमेशा कि मे बी ही इज़ नॉट वर्थ ऑफ डूइंग एनीथिंग। तो पॉवर्टी ऐसे सारे इश्यूज को जन्म देती है। अब पॉवर्टी को जिन लोगों ने स्टडी किया है, एनालाइज किया है, उन्होंने बताया है कि पॉवर्टी दो बहुत बड़े फैक्टर्स में क्या करती है, एक कैटलिस्ट जैसे एक्ट करती है, और इन बहुत फैक्टर्स को बढ़ाती है हमारे सोसाइटी में। तो पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर है सोशल एक्सक्लूजन। तो सोशल एक्सक्लूजन किसे कहते हैं? So, according to this concept, poverty must be seen in the terms of the poor having to live only in a poor surrounding with other poor people, excluding from enjoying social equality of better off people in better surrounding. तो ये हमने हमेशा देखा है कि गरीब अपने जगह पे रहता है, उनका एक अपना सराउंडिंग होता है, और अमीरों की अपनी सराउंडिंग होती है। अमीरों वाले जगह में गरीब अलाउड ही नहीं है। तो इसी को बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन, कि आपको कुछ चीज़ों से वंचित किया जा रहा है बिकॉज ऑफ योर लेवल, बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल लेवल, आर्थिक स्थिति की वजह से आप कुछ चीज़ों से एक्सक्लूडेड है, सोशली एक्सक्लूडेड है। तो वो क्या क्या चीज़ें हो सकती है? सो इट
it is a process through which individuals or groups are excluded from facilities, benefits and opportunities that others are enjoying. तो ऐसी कोई भी चीज, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई बेनिफिट, किसी तरीके की फैसिलिटी जिससे आप वंचित है, आप एक्सक्लूडेड है, क्यों? क्योंकि आप गरीब है। तो ऐसा एक सोशल एक्सक्लूजन हमारे इंडिया में, हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है और करता रहेगा जब तक गरीबी रहेगी। Then, a typical example is the working of the caste system in India, in which people belonging to certain caste are excluded from equal opportunities. Social exclusion thus may lead to, but can cause more damage than having a very low income. तो social एक्सक्लूजन हमने और भी एक जगह पे देखा था, जिसको हम कहते थे कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में भी हमने ये सोशल एक्सक्लूजन वाला चीज देखा था, जहाँ पे क्या करते थे, कुछ लोगों को इस बेसिस पे एक्सक्लूड कर दिया जाता था, या फिर गांव के साइड में रहने को दिया जाता था, एक बहुत छोटी सी जगह में रहने को दिया जाता था, अच्छे तरीके के फेस्टिवल्स में अलाउ नहीं किया जाता था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो दूसरे कास्ट के थे, छोटे कास्ट के थे। यही सेम चीज गरीबों के साथ भी होती है, यही सेम चीज उन गरीब लोगों के साथ भी होती है जो लोग गरीब है और बड़े अच्छे माहौलों में नहीं जा सकते। दूसरा क्या फैक्टर है जिसको गरीबी ने पैदा किया है? दूसरी चीज है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी क्या है, इसको पढ़ते हैं। सो वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज अ मेजर विच डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज, say member of a backward caste or individuals such as a widow or a physically handicapped person, of becoming or remaining poor in the coming years. तो vulnerability इसे बोलते हैं कि अगर कोई गरीब है, आज गरीब है तो फिर भी ठीक है, क्या पता उसके पास चांस है कि कल अमीर हो जाए। लेकिन हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, हमारे कुछ ऐसे माध्यम हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो आज गरीब है वो कल भी गरीब रहेगा, उसका फ्यूचर जनरेशन भी गरीब रहेगा। तो ये क्या है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गरीब गरीब ही बनता जा रहा है, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। तो ये इस चीज को बोलते हैं, इस फैक्टर को, इस टर्म को बोलते हैं वल्नरेबिलिटी, कि पॉवर्टी की कितनी बड़ी वल्नरेबिलिटी है कि वो एक्सटेंड हुए जा रहा है जनरेशन बाय जनरेशन। इट्स नॉट स्टॉपिंग एट सम जनरेशन कि ये जनरेशन चलो पुअर था, अगले वाला नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इट विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग। अगर किसी घर में एक आदमी या फिर उस घर का जो चालक है वो गरीब है, तो एज अ रिजल्ट वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा, वो बच्चे अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली उन्हें चाइल्ड लेबर करना पड़े, और एज अ रिजल्ट बाद में जाके वो भी गरीब ही होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो हमारे देश में हो रहा है, या फिर पूरे वर्ल्ड में ही ये चीज़ हो रही है, और इसी की वजह से गरीबी को हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही है। सो vulnerability is determined by the options available to different communities for finding an alternative living in terms of asset, education, health and job opportunities. Further, it is analyzed on the basis of the greater risk these groups face at the time of natural disaster, terrorism, etc. Additional analysis is made of their social and economic ability to handle these risks. In fact, vulnerability describes the greater probability of being more adversely affected than other people when bad times come for everybody, whether a flood or an earthquake or simply a fall in the availability of job. तो यहाँ पे इन्होंने एक बहुत अच्छी बात समझाई है कि वल्नरेबिलिटी में क्या होता है। वल्नरेबिलिटी में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है जो प्रॉब्लम सबके लिए है, जैसे कि अभी हम अपना कोरोना वाला प्रॉब्लम ही ले लेते हैं, ये जो हमारे 2020 में कोविड-19 की प्रॉब्लम आई, ये प्रॉब्लम है तो सबके लिए, लेकिन ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट कौन हुए? हमने अपने इंडिया में देखा सबसे ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट हुए लेबर क्लास लोग। इनको दिल्ली, मुंबई जैसे शहर छोड़ के जाने पड़े। वाई? बिकॉज दे डोंट हैव अ जॉब, दे डोंट हैव अ लैंड टू लिव। तो ये क्या हुआ, प्रॉब्लम तो सबके लिए आई, लेकिन बैडली अफेक्ट वो लोग ज़्यादा हुए, वो लोग ज़्यादा बैडली अफेक्ट हुए। तो वल्नरेबिलिटी ये भी एक फैक्टर है जिसको जन्म देती है, जिससे क्या होता है कि कोई नेचुरल डिजास्टर भी अगर आ रहा है, जैसे अर्थक्वेक या सुनामी या टेररिज्म जैसा कोई प्रॉब्लम भी अगर हुआ, तो जो लोग वल्नरेबल ग्रुप में आ रहे हैं, जो लोग पॉवर्टी ग्रुप में आ रहे हैं, वो लोग एक नॉर्मल या फिर मिडिल क्लास या रिच से ज़्यादा अफेक्ट होंगे, ज़्यादा एडवर्सली, ज़्यादा बुरे तरीके से अफेक्ट होंगे उस प्रॉब्लम से।
ओके गाइज, आई होप आपको आज की ये सारी बातें समझ आई। ये एक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर पे। इस चैप्टर के छोटे बहुत टॉपिक्स थे जिनको हमने समझे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जैसे कि पॉवर्टी लाइन क्या होता है, पॉवर्टी के मेजर्स क्या ले सकते हैं हम जिससे पॉवर्टी खत्म हो जाए, पॉवर्टी के कॉजेज क्या होते हैं, पॉवर्टी किस वजह से हो रही है। तो हम इन सारी चीज़ों पे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। टिल दैन, thanks for watching. Do share and subscribe our channel. This is Ritika Naik signing off for today.